नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे EVS। तो EVS का हमारा जो है अध्याय 1 है, जिसमें दिया है पर्यावरणीय अध्ययन। तो पर्यावरणीय अध्ययन में हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद जो है बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप जो है बेहतर ढंग से तैयारी कर सके। तो अब हम चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न 1 है, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय का अध्ययन किया जाना चाहिए। तो 1 है भूगोल, 2 है स्वास्थ्य एवं पोषण, 3 है जीव विज्ञान और 4 है ये सभी। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ये निगेटिव है। 1 है पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से जलमंडल का अध्ययन किया जाता है। 2 है पर्यावरण अध्ययन का संबंध मानव स्वास्थ्य से भी है। 3 है पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा की शुरुआत प्राथमिक कक्षा से ही होनी चाहिए। और 4 है पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा वर्तमान में परिस्थितियों को देखते हुए अनिवार्य होनी चाहिए। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से जलमंडल का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है। 1 है विषय वस्तु का चयन सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए। 2 है भिन्न भिन्न विषयों का एकीकरण होना चाहिए। 3 है पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों के सामाजिक, भावनात्मक तथा आध्यात्मिक पक्षों के विकास पर बल दिया जाना चाहिए। 4 है उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन का बालक के भविष्य से क्या संबंध है। 1 है बालक भविष्य में एक व्यक्ति के रूप में अपने पर्यावरण में ही जीवन यापन करेगा। 2 है पर्यावरण के ज्ञान के बाद बालक भविष्य में इसका दोहन अच्छी तरह से कर पाएगा। 3 है बालक भविष्य में इसी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करेगा। 4 है बालक के भविष्य से पर्यावरण का कोई संबंध नहीं है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 1 हो जाएगा, बालक भविष्य में एक व्यक्ति के रूप में अपने पर्यावरण में ही जीवन यापन करेगा। अगला प्रश्न है, किस आयु वर्ग का बालक पर्यावरण में होने वाली घटनाओं में जिज्ञासा तो अधिक रखता है, लेकिन उसकी अवधारणाओं को समझने में असमर्थ होता है। 1 है 5 से 7 वर्ष, 2 है 1 से 2 वर्ष, 3 है 8 से 14 वर्ष। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा, 5 से 7 वर्ष। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक होने के नाते आप निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना पसंद नहीं करेंगे। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? प्रश्न जो है हमारा ये निगेटिव है। तो 1 है विद्यालय परिसर की स्वच्छता के लिए यथासंभव प्रयास करते हुए आवश्यकता पड़ने पर स्वयं भी इसमें सहयोग करेंगे। ठीक है। 2 है विद्यालय में होने वाले समारोह के लिए खुली जगह की आवश्यकता को देखते हुए विद्यालय के उद्यान के पेड़ पौधों की कटाई करना। अब 3 है पर्यावरण जागरूकता के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में बच्चों को संलिप्त करना। 4 है बालकों की शारीरिक स्वच्छता पर ध्यान देते रहना, जो कि उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो ये निगेटिव प्रश्न था, हमें निगेटिव आंसर चुनना था। तो हमारा जो है ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा, विद्यालय में होने वाले समारोह के लिए खुली जगह की आवश्यकता को देखते हुए जो वहाँ पेड़ पौधे है उसका कटाई करना ये उचित नहीं है। तो इसलिए आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तीसरी कक्षा के बच्चों को पर्यावरण की स्वच्छता से संबंधित शिक्षा प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। 1 है स्वच्छता पर एक व्याख्यान देना। 2 है स्वच्छता के लाभ की शिक्षा देने वाली एक कहानी सुनाना। 3 है बच्चों के शारीरिक एवं उसके परिवेश को स्वच्छ रखते हुए
उनके स्वच्छता संबंधी आदतों का विकास करने संबंधी विभिन्न गतिविधियों में संलिप्त करना। 4 है स्वच्छता पर व्याख्यान देने के बाद इसके लाभ की शिक्षा देने वाली एक कहानी सुनाना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? 3 हो जाएगा। बच्चों के शरीर एवं उनके परिवेश को स्वच्छ रखते हुए उनमें स्वच्छता संबंधी आदतों का विकास करने संबंधी विभिन्न गतिविधियों में संलिप्त करना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है पर्यावरण मनुष्य के जीवन व उनकी क्रियाओं पर प्रभाव डालता है। बी पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर से ही पढ़ाया जाना चाहिए। उपरोक्त में से कौन कथन सही है? तो 1 है केवल ए, 2 है केवल बी, 3 है ए और बी दोनों, 4 है न तो ए और न ही बी। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए है पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से जैव मंडल का अध्ययन किया जाता है। बी है पर्यावरण संबंधी अच्छी आदतों के विकास का प्रयास बाल्यकाल से ही प्रारंभ कर देना चाहिए। उसके बाद से है सी पर्यावरण समस्याओं की जटिलता के समस्या समाधान के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन 1 है ए और बी, 2 है ए और सी, 3 है बी और सी, 4 है ए बी और सी। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, ए बी और सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन वानिकी के संबंधित है? वानिकी के संबंधित तो ए है वानिकी वनों का प्रबंधन है, बी है वानिकी वनों का संरक्षण है, सी है वानिकी एक वैश्विक क्रिया है। तो ऑप्शन 1 में ए और बी, 2 में ए और सी, 3 में बी और सी और 4 में ए बी और सी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, ए बी और सी। अगला प्रश्न पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक होने के नाते आपके लिए निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो 1 है बच्चों को पर्यावरण संबंधी अवधारणाओं का ज्ञान कराना। 2 है बच्चों में पर्यावरण संरक्षण के लिए अच्छी आदतों का विकास ताकि भविष्य में पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि न पहुंचाए। 3 है अपने विद्यालय की ख्याति के लिए पर्यावरण जागरूकता पर एक भव्य समारोह का आयोजन करवाना। 4 है स्वयं को पर्यावरण हितैषी साबित करने के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति संबंधित तस्वीरों का समाचार पत्रों में प्रकाशन। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की एक अवधारणा नहीं है? निगेटिव प्रश्न है। 1 है बालक अपने जीवन में पर्यावरण के महत्व को आत्मसात कर सके, इसके लिए आवश्यक है कि इससे संबंधित शिक्षा को प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में ही शामिल किया जाए। 2 है पर्यावरण शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अतः प्राथमिक स्तर से ही इसका शिक्षण आवश्यक है। 3 है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को पाठ्यक्रम में शामिल करने के फलस्वरूप ही बालक भविष्य में पर्यावरण विशेषज्ञ बनकर इस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकेगा। 4 है पर्यावरण शिक्षा औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों ही प्रकार से चलनी चाहिए और इसकी शुरुआत प्राथमिक स्तर पर ही होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को पाठ्यक्रम में शामिल करने के फलस्वरूप ही बालक भविष्य में पर्यावरण विशेषज्ञ बनकर इस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में शामिल करना क्यों आवश्यक है? तो 1 है बालक को पर्यावरण की अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक स्तर पर इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। 2 है बालक पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों के सही उत्तर दे सके, इसके लिए आवश्यक है कि इसे प्राथमिक स्तर पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। 3 है पर्यावरण की शिक्षा यदि प्राथमिक स्तर से ही दी जाए तो वे आगे चलकर इस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। 4 है बच्चों में अच्छी आदतें डालकर उन्हें पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजग बनाए रखने के लिए प्राथमिक स्तर पर ही पर्यावरण की शिक्षा प्रारंभ करनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, बच्चों में अच्छी आदतें डालकर उन्हें पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजग बनाए
रखने के लिए प्राथमिक स्तर पर ही पर्यावरण की शिक्षा प्रारंभ करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, मिस पटेल XYZ विद्यालय की प्राचार्या अलग अलग विषयों के प्रशिक्षण के स्थान पर विज्ञान शिक्षण में एकीकृत उपागम का प्रयोग करना चाहती है। इसका आधार है, 1. शिक्षकों को समय सारणी में व्यवस्थित करने में कठिनाई आती है। 2. शिक्षार्थी अलग अलग शिक्षकों के साथ समायोजन नहीं कर पाते। 3. सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक उनकी पाठ्यचर्याओं के मध्य संबंध जोड़ सकते हैं। 4 है, उनके विद्यालय में अलग अलग विषय पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षक उपलब्ध नहीं है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा, सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक उनकी पाठ्यचर्याओं के मध्य संबंध जोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर विज्ञान व सामाजिक विज्ञान को एक ही विषय पर्यावरण अध्ययन के तहत पढ़ाया जाता है। यह है विज्ञान शिक्षण का डैश। तो 1 है अध्यापक केंद्रित उपागम, 2 है अनुशासनिक उपागम, 3 है एकीकृत उपागम, 4 है सामान्य उपागम। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा, एकीकृत उपागम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए प्रत्येक स्तर पर प्रशिक्षित शक्ति की आवश्यकता होती है। बी, वर्तमान समय में यह अनिवार्य हो गया है कि पर्यावरण को पोषण व संरक्षण किया जाए। उपयुक्त में से कौन कथन सही है? तो 1 है केवल ए, 2 है केवल बी, 3 है ए और बी दोनों, 4 है न तो ए और न ही बी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के विषय में कौन सा कथन सही है? ए है पर्यावरण शिक्षा को सभी स्तरों पर समाहित करना। बी है पर्यावरण संबंधी सरोकार के प्रति जागरूकता पैदा करना। उसके बाद से सी है मानवीय विकास के लिए शांतिपूर्वक माहौल तैयार करना। तो इसमें कौन सही होगा? ऑप्शन 1 है ए और बी, 2 है ए और सी, 3 है बी और सी, 4 है ए बी और सी। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, ए बी और सी। अगला प्रश्न है, एकीकृत पर्यावरण अध्ययन के विषय में कौन सा कथन सही है? यह है, इसमें अलग अलग विषयों के शिक्षण के स्थान पर सभी विषयों के सम्मिलित स्वरूप के शिक्षण पर जोर दिया जाता है। बी है एकीकृत उपागम व्यवहारिक ज्ञान पर भी जोर देता है। उसके बाद सी है, यह उपागम छात्रों के साथ साथ शिक्षकों के लिए भी उपयोगी होती है। तो 1 है ए और बी, 2 है ए और सी, 3 है बी और सी, 4 है ए बी और सी। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन 4 हो जाएगा, ए बी और सी। अगला प्रश्न है, एकीकृत उपागम के अंतर्गत पाठ्यक्रम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए? ए है जीवन केंद्रित सिद्धांत पर, बी व्यवहारिक पक्ष के सिद्धांत पर, सी विषयों की समन्वित इकाई के सिद्धांत पर। तो ऑप्शन 1 है केवल ए, 2 है केवल बी, 3 है केवल सी, 4 है उपरोक्त सभी। तो क्या होगा उत्तर? ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, एकीकृत उपागम की व्यवस्था करते समय ध्यान देना चाहिए। 1, विषय वस्तु को सरल से कठिन की ओर संगठित करने में। 2, पाठ्यक्रम की विभिन्न इकाइयों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना। 3, मंद बुद्धि एवं पिछड़े छात्रों की अधिगम गति को बढ़ाना। और 4 है उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, छात्रों को पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाने हेतु निम्न में से कौन सा उपागम श्रेष्ठ है? 1 है चक्राकार उपागम, 2 है अध्यापक केंद्रित उपागम, 3 है एकीकृत उपागम और 4 है स्वानुदेशन उपागम। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन 3 एकीकृत उपागम। अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय बनाने का सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है। 1 है पाठों को शीघ्रतापूर्वक दोहराने के अवसर देना। 2 है व्यक्तिगत शिक्षा के अवसर प्रदान करना। 3 छात्रों में अवलोकन तथा संग्रह करने की आदत डालना। 4 विज्ञान अध्ययन में धन की बचत करना। क्या होगा उत्तर?
ऑप्शन 3 हो जाएगा छात्रों में अवलोकन तथा संग्रह करने की आदत डालना। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक या शिक्षिका पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए एकीकृत उपागम का प्रयोग करते या करती हैं, वे निम्नलिखित में से क्या करेंगे या करेंगी? तो ऑप्शन 1 है भूगोल, जीव विज्ञान तथा स्वास्थ्य एवं पोषण को अलग अलग पढ़ाएंगे। 2 है भूगोल, जीव विज्ञान तथा स्वास्थ्य एवं पोषण को अलग अलग न पढ़ाकर समेकित रूप से पढ़ाएंगे। 3 है एकीकृत उपागम के महत्व को समझते हुए प्रयोगों पर अधिक ध्यान देंगे और भूगोल पढ़ाते समय पढ़ाए जा रहे विषय वस्तु को जीव विज्ञान या स्वास्थ्य एवं पोषण यथासंभव दूर रखने का प्रयास करेंगे। 4 है भूगोल, जीव विज्ञान तथा स्वास्थ्य एवं पोषण में से केवल उस विषय को पढ़ाएंगे जिनमें उनकी रुचि एवं छात्रों की रुचि सर्वाधिक है। तो क्या होगा इसका उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा जो है ऑप्शन 2, भूगोल, जीव विज्ञान तथा स्वास्थ्य एवं पोषण को अलग अलग न पढ़ाकर समेकित रूप से पढ़ाएंगे। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षा स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। 1 है ज्ञान अवबोधन अनुप्रयोग, 2 है कौशल रुचियाँ अभिवृत्तियाँ, 3 है योग्यताएं प्रशंसाएं अवकाश काल का सदुपयोग, 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन 1 हो जाएगा ज्ञान अवबोधन अनुप्रयोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध विज्ञान शिक्षण व प्रकृति के निर्देशक तत्व से है? तो यहाँ जो है ये है पाठ्यचर्या में ऐसे प्रयास शामिल होने चाहिए जिनका जुड़ाव दैनिक जीवन के अनुभव से हो। बी विज्ञान शिक्षण को कुछ खास मूल्यों के विकास की ओर अग्रसर होना चाहिए। सी विज्ञान पाठ्यचर्या को प्रक्रियाओं पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। 1 है ए और बी, 2 है ए और सी, 3 है बी और सी, 4 है ए बी और सी। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन 4 हो जाएगा ए बी और सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए है वर्ष 1977 में ईश्वर भाई पटेल की अध्यक्षता में एक रिव्यू समिति गठित की गई थी। बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्ष 1986 में आई। सी NCF वर्ष 1998 में आई। तो ऑप्शन 1 है ए और बी, 2 है ए और सी, 3 है बी और सी, 4 है ए बी और सी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 1 हो जाएगा ए और बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक सामाजिक अध्ययन की विशेषता नहीं है? यहाँ है ऑप्शन 1 सामाजिक अध्ययन मानव जीवन को प्रधानता देता है। बी सामाजिक अध्ययन इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र तथा नागरिक शास्त्र का एक संघ है। 3 सामाजिक अध्ययन ज्ञान के नवीन दृष्टिकोण पर बल नहीं देता है। 4 सामाजिक अध्ययन व्यक्ति तथा समाज के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा सामाजिक अध्ययन ज्ञान के नवीन दृष्टिकोण पर बल नहीं देता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य जोर विद्यार्थियों को अपनी वास्तविक दुनिया जिसमें वे रहते हैं जो डैश और डैश से है रूबरू कराना है। तो ऑप्शन 1 है प्राकृतिक राजनीतिक, 2 है आर्थिक प्राकृतिक, 3 है प्राकृतिक सामाजिक, 4 है सामाजिक आर्थिक। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 3 हो जाएगा प्राकृतिक सामाजिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य है? 1 है बच्चों में मनोवैज्ञानिक जानकारी का विस्तार करना, 2 है बच्चों को उनके परिवेश का महत्व समझाना, 3 है पर्यावरण संरक्षण के महत्व से बच्चों को अवगत कराना, 4 है उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को ज्ञान, दृष्टिकोण और कौशल प्रदान करने का है ताकि 1 है वे सही अर्थों में पर्यावरण को बेहतर बनाने में सक्षम हो सके और संधारणीय विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने में योगदान दे सके। 2 है वे पर्यावरण के विभिन्न वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझकर अपने जीवन में आर्थिक प्रगति की ओर अग्रसर हो सके। 3 है वे पर्यावरण विषय पर
डॉक्यूमेंट्री का निर्माण कर सकने के योग्य बने। उसके बाद 4 है वे इस विषय पर अच्छे निबंध की रचना करने में सक्षम हो सके। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, वे सही अर्थों में पर्यावरण को बेहतर बनाने में सक्षम हो सके और संधारणीय विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने में योगदान दे सके। अगला प्रश्न है पर्यावरण शिक्षा से संबंधित अवधारणाएं बहुतायत में डैश इस पाठ्य पुस्तकों में पाई जाती है। 1 है जीव विज्ञान एवं रसायन शास्त्र, 2 है भौतिक एवं भूगोल, 3 है अर्थशास्त्र एवं सामाजिक शास्त्र, 4 है उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन प्रश्न 32 है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कोठारी आयोग, बेसिक शिक्षा, पर्यावरणीय शिक्षा, 1930, 1964, 1937। तो इसको मिलान करना है। तो देखिए ये हमारा चला जाएगा कहाँ? ये जो है हमारा 2 में चला जाएगा, कोठारी आयोग 1964। उसके बाद से बी हमारा 3 में चला जाएगा, बेसिक शिक्षा 1937 और पर्यावरणीय शिक्षा 1930। ठीक है, तो पर्यावरणीय शिक्षा चला जाएगा 1930 में। तो इस तरह से हमारा जो है ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां पर्यावरणीय शिक्षा के कार्यक्रमों के लिए सहयोग देती है? ए है यूनेस्को, बी है यूनिसेफ, सी है विश्व बैंक और डी है यूनेप। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 1 है ए, बी और सी, 2 है बी, सी और डी, 3 है ए, बी और डी, 4 है ए, बी, सी और डी। तो उत्तर बताइए। ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा ए, बी, सी और डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह है पर्यावरण उन्मुखी योजना वर्ष 1988 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। बी है राष्ट्रीय हरित कोर का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में इको क्लबों की स्थापना करना है। इसमें उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन 1 है केवल ए, 2 है केवल बी, 3 है ए और बी दोनों और 4 है न तो ए और न ही बी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यचर्या किन बातों पर आधारित होनी चाहिए? 1 है पर्यावरण के विषय में अधिगम, 2 है पर्यावरण के द्वारा अधिगम और 3 है पर्यावरण के लिए अधिगम, 4 है उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। 1 है निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है, 2 है बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है, 3 है बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है, 4 है टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्तकारों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? इसका उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ जो है 1 है बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, 2 है जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, 3 है प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के विषय में उत्सुकता जगाना,
4 है बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनुष्यचालन कौशलों के विकास में सहायक होती है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है 1, बच्चों का आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? तो ऑप्शन 1 है, आपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। 2 है, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। 3 है, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। 4 है, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? 1 है, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रंश का आनंद उठाने देना। 2 है, सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना। 3 है, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना। 4 है, बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानियों के कथन का प्रयोग करना सहायता करता है। 1 है, पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में। 2 है, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। 3 है, शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं को ध्यान रखने में। 4 है, सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सरणीकरण करने में। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 2, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपरोक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती है? तो यहाँ जो है ऑप्शन 1 है, यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। 2 है, यह भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है। 3 है, यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है। और 4 है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है 2, यह भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के मूल्यों को बढ़ावा देती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। 1 है, स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। 2 है, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास। 3 है, विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना। 4 है, कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ जो है ऑप्शन 1 है, शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना। 2 है, विषय में रुचि का विकास करना। 3 है, नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना।
4 है शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा, नित्य और एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? निगेटिव प्रश्न है। तो 1 है उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। 2 है उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस कराना चाहिए। 3 है उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न कराना चाहिए। 4 है उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएंगे। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस कराना चाहिए। अगला प्रश्न है, NCERT की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। 1 है अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए। 2 है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए। 3 है चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। 4 है तकनीक शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 3 हो जाएगा, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है 1 है घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना। 2 है प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। 3 है परीक्षा में निष्पादन को सुधारना। 4 है वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषा लिखना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 की NCERT की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझे? यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि ऑप्शन 1 है यह आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है। 2 है इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते। 3 है यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है। 4 है यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की अच्छी EVS पाठ्यचर्या में होना चाहिए। 1 है पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना। 2 है अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। 3 है संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर आधारित एकाग्रता। और 4 है पाठों की यथार्थ की परिभाषा पर अधिक बल देना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर EVS की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। 1 है विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना। 2 है अगले स्तर पर अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। 3 है कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। और 4 है स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 3, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की EVS पाठ्य पुस्तक में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण है। 1 है विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना। 2 है विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद करना। 3 है मूल्य संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना। 4 है विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्यचर्या और एकरसता में परिवर्तन। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद करना। अगला प्रश्न है, EVS संक्षेपण
डैश अर्थ में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन 1 है एनवायरमेंटल स्किल्स, 2 है एनवायरमेंटल साइंस, 3 है एनवायरमेंटल सोर्सेज और 4 है एनवायरमेंटल स्टडीज। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, एनवायरमेंटल स्टडीज। अगला प्रश्न है, आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पना परक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य डैश सुधार करना है। 1 है अवलोकन कौशल में, 2 है संवेगात्मक कौशल को, 3 है चिंतन कौशल में, 4 है बोलने संबंधी कौशल में। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा, चिंतन कौशल में। अगला प्रश्न है, हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है, 1 है आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना, 2 है कार स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन न रखें, उसके बाद 3 है कार स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन न हो सके, 3 है घर से बाहर अक्सर आने जाने से बचना, 4 है अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जांच करना। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? 1 है कक्षा की विविधता की पूर्ति, 2 है सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, 3 है पाठों को आनंददायक बनाना, 4 है भाषी कौशलों को बढ़ावा देना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी NCF 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है, ऑप्शन 1 है पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए, 2 है पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 2 से आगे की कक्षाओं के लिए है, 3 है कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते, 4 है संदर्भयुक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, संदर्भयुक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है, केवल इसे छोड़कर। ए है मूर्त से अमूर्त, बी है सरल से कठिन, सी है स्थानीय से वैश्विक, डी है अमूर्त से मूर्त। तो क्या होगा? ऑप्शन ए है ये केवल बी, 2 है केवल डी, 3 है ए और बी, 4 है बी और सी। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन जो है 2 केवल डी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? तो ऑप्शन 1 है पूर्वानुमान, 2 है निर्धारण, 3 है निष्कर्ष निकालना, 4 है अवलोकन। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा, निर्धारण। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? तो निगेटिव प्रश्न है। यहाँ देखिए ऑप्शन 1 है विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रट कर याद करना, 2 है पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना, 3 है अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना, 4 है भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रट कर याद कर लेना। अगला प्रश्न है,
पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। अगला प्रश्न है बच्चे कम गलतियां करें। 2 है बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले। 3 है बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे। 4 है बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। तो क्या है इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 1 बच्चे कम गलतियां करें। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय डैश के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। 1 है आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने। 2 है बच्चे की अस्मिता का पोषण करने। 3 है वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। 4 है पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा वर्ष 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरणीय अध्ययन की विषय वस्तु है? तो ऑप्शन 1 है भोजन, 2 है सौरमंडल, 3 है मौसम, 4 है ऊर्जा। तो क्या होगा उत्तर? ऑप्शन जो है 1 भोजन। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उप विषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं। वह एक कारण कौन सा है? 1 है विद्यार्थियों को विज्ञान में दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। 2 है सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना। 3 है इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों का साझा करते हैं। 4 है इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है 2। ऑप्शन 2 हो जाएगा, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं का स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। 2 है तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। 3 है बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए। 4 है रुखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का यह अंतिम प्रश्न था। तो इसी प्रकार के प्रश्न जो है हम अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। चलते हैं, धन्यवाद।